नमस्कार। जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत एक कहानी से करता हूं। एक शहर है जिसके प्रतीक के रूप में एक हाथ बना हुआ है। जब वो शहर बसाया गया तब उसके आर्किटेक्ट ने यह सोच के बनाया कि यह शहर एक स्वच्छ विचारों वाला, खुले दिल का, शांति और सद्भाव का प्रतीक होगा। 3-4 दशक के बाद एक बात उठती है कि उस हाथ को ढकने की बात आती है। एक राजनीतिक दल उस हाथ को ढकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से कहता है। और ये तर्क क्या है? तर्क जब उनकी पार्टी के प्रतिमाओं, मूर्तियों को ढकने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों और कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, चुनाव आयोग से अपील की, तब उस राजनीतिक दल का ये तर्क था कि सबसे पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह जैसा दिखने वाले इस हाथ को ढका जाए। अब मैं आपके सामने पूरी बात रखता हूँ। यह तर्क था बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से रखा गया। जब ये कहा गया कि 150 से ऊपर जो हाथी प्रदेश में लगे हुए हैं, लखनऊ और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उनको ढका जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाथी स्वागत का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ से ये आवाज उठी कि इस हाथी को चुनाव चिन्ह की तरह बनाया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके सूंडों को उठा करके ऊपर कर दिया। जैसे आप लोग देखते आए होंगे कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दोनों ओर हाथी माला लिए हुए, सूंड ऊपर किए हुए रहते हैं। उस सूरत में उस तरह से हाथियों के सूंड बदल दिए गए। बाद में ये भी बात आई कि ये सरकारी पैसा है, यानी कि जनता के टैक्स का पैसा है, इसे पार्टी को देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये स्वागत करता है, ये हाथी स्वागत के प्रतीक हैं। क्यों चुनाव चिन्हों को छुपाने, ढकने की बात आती है? दरअसल चुनाव का असली खेल चुनाव चिन्ह पर है। हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था है कि प्रत्याशी का नाम संभवतः हमारे देश की जनता या मतदाता, आम मतदाता न पढ़ सकें, न पहचान सकें, इसलिए उनके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। और उस आवंटित चुनाव चिन्ह को वो दल या व्यक्तियों का समूह या जो प्रत्याशी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाता है, ताकि जनता उस चुनाव चिन्ह को देख करके वोट कर सके। तो साथियों, ये बात आई आचार संहिता में। चुनाव चिन्ह आचार संहिता का हिस्सा है। चुनाव चिन्ह लिविंग जो पशु पक्षी जानवर होते हैं उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। कि कुछ राजनीतिक दलों ने लाइव यानी कि जिंदा पशु पक्षियों को चुनाव चिन्ह के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगाई। कहा कि पशुओं को या जानवरों को इस तरह से पेश नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है कि आचार संहिता की जरूरत पड़ी तो ये कब से पड़ी? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने आचार संहिता जैसे शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया है। आचार संहिता के बजाय उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की है, यानी कि साफ सुथरे, स्वच्छ, निष्पक्ष चुनाव की बात वो करते हैं। अब निष्पक्ष चुनाव कैसे हों, इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी है, राजनीतिक दलों को खुद करनी है। तो इसकी पहल सबसे पहले राजनीतिक दलों द्वारा ही की गई। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, केरल जैसे राज्य ने, जो आकार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार इनके मुकाबले छोटा राज्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी जागरूक राज्य होने के नाते ये 1960 के चुनाव में वहां पर पहली बार आचार संहिता का राज्य स्तर पर पालन हुआ। और वहां के मुख्यमंत्री थे ईएमएस नंबूदिरीपाद। ईएमएस नंबूदिरीपाद को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई। उन्होंने दुनिया में दूसरी चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई। आप रूस और चीन के लोकतंत्र की बात न करिए, जहां बहुदलीय लोकतंत्र है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो केरल में बनी थी 1957 में पहली बार चुन के आई थी, वो दुनिया में उसका दूसरा नंबर था और भारत में पहला नंबर। अब उसके बाद ये बात आगे बढ़ती है, इसको आंध्र ने स्वीकार किया, तमिलनाडु ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया, और उसके बाद शुरू होती है आचार संहिता को संहिताबद्ध करने की बात। क्योंकि तब तक जो भी संहिता थी वो या तो राज्य स्तर पर थी या फिर राजनीतिक दलों ने अपने आप अंगीकृत की थी। आचार संहिता को इसीलिए कानूनी दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये एक्ट के रूप में या कानून के रूप में ये लागू नहीं होती है। इसमें जो आचार संहिता का उल्लंघन है, या तो आईपीसी की धारा के तहत उस पर कार्रवाई होती है, या जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत इसमें दंड मिलता है। आचार संहिता का अपना कोई भी कानून नहीं है। तो अब चुनाव आयोग भी नहीं चाहता है कि यह न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आए। चुनाव आयोग का मानना है कि अगर न्यायालय में मामला चला गया
तो 5 साल क्या 10 साल, हो सकता है 15 साल तक भी उसका फैसला न हो। तब तक चुनावों को या किसी सरकार को निर्वाचित करने से रोका नहीं जा सकता है। सरकार को बनाना ही है, इसलिए तुरंत उस पर कुछ निर्णय लेना है तो ये काम चुनाव आयोग ही कर सकता है। कुल मिला के देखें, आज भी आदर्श आचार संहिता एक स्वैच्छिक संहिता है। चुनाव आयोग ही उसका सर्वे सर्वा है। उन मामलों को चुनाव आयोग ही सुनता है और चुनाव आयोग उनका निस्तारण करता है। आचार संहिता के सिलसिलेवार विकास पर अगर नजर डालें तो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 1962 में जब कुछ राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय कुछ प्रावधानों का उपयोग किया गया। चुनाव आयोग कब सक्रिय रूप से शामिल हुआ? 1974 में चुनाव आयोग ने, टी स्वामीनाथन उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस समय एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था। उनके सहायक आयुक्त वगैरह तो होते थे, लेकिन आयुक्त स्तर में एक ही व्यक्ति होता था, वो टी स्वामीनाथन थे। चुनाव आयोग को प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए। इसमें पहली बार दिशा निर्देश दिए गए कि जिला कलेक्टर यानी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक चुनावी समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह समिति आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की जांच करेगी तथा जिम्मेदारी का भी निर्धारण करेगी। इसके बाद आता है एक और प्रमुख नाम, एसएल सखदर का चुनाव आयुक्त के रूप में। उन्होंने 1978 में चुनाव सुधारों पर काफी काम किया। तब तक सत्तारूढ़ दल को अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा चुनाव में अधिक सहूलियतें हासिल थी। इसलिए 12 सितंबर 1979 को सत्ता पक्ष की भूमिका को सीमित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सरकारी पद के दुरुपयोग को आदर्श आचार संहिता में शामिल किया गया। आचार संहिता में भाग 7 जोड़ा गया। 7वें नंबर का जो भाग है वो 1979 में जोड़ा गया। इसके बाद के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में इसी आचार संहिता का पालन किया गया। इसके बाद आता है टीएन शेषन का दौर। टीएन शेषन 1990 में भारत के चुनाव आयुक्त बने थे। टीएन शेषन ने चुनाव सुधारों को लेकर इतना काम किया कि अब तक की जितने प्रावधान ठंडे बस्ते में थे या नए बने हुए थे, जिनका उपयोग बहुत हल्के हल्के हो रहा था, बहुत कड़ाई से पालन किया। उन्होंने लाउड स्पीकर को सीमित कर दिया, बिना अनुमति के जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से टीएन शेषन ने अपने 6 साल के कार्यकाल में चुनाव सुधारों को जबरदस्त तरीके से लागू किया। इसी का नतीजा ये हुआ कि 1993 में चुनाव आयोग को एक बार फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया। जो भी फैसला होता था चुनाव आयोग का, वो बहुमत के आधार पर होता था। इस तरह से टीएन शेषन की कुछ शक्तियों को या उनकी मंशा को बांधने की कोशिश की, लेकिन चुनाव सुधार धीरे धीरे बढ़ते रहे। टीएन शेषन ने ही चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के साथ आचार संहिता लगाने का सिलसिला शुरू किया था। 1994 में आंध्र प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ फैसला नहीं दे पाया। आखिरकार 16 अप्रैल 2001 में जब प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने चुनाव आयोग के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया या फैसला किया कि अब इसका विरोध नहीं होगा। जिस दिन से चुनाव आयोग के कार्यक्रम घोषित होंगे उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके अलावा एक शर्त और लगाई गई, चुनावी कार्यक्रम घोषित करने और पहली अधिसूचना जारी होने के बीच में 3 हफ्ते से अधिक का समय नहीं होगा। यानी कि आचार संहिता 1 महीना 2 महीना पहले लगा दी जाए और राजनीतिक दलों को बांध दिया जाए, सरकार को बांध दिया जाए और उसके बाद इत्मीनान से चुनाव कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती 2014 में, जब वो घोषणा पत्र यानी कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को आदर्श संहिता में शामिल करते हैं। कोई भी घोषणा भारतीय संविधान की भावना, उसकी आत्मा और उसकी मंशा के खिलाफ नहीं हो सकता है। आचार संहिता की जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसके बारे में मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी का कहना है, यह न केवल सभी निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों और चुनावी प्रत्याशियों के लिए एक संदर्भ पुस्तक यानी कि रेफरेंस बुक का काम करेगी, बल्कि यह सामान्य निर्वाचकों, जनरल वोटर्स के लिए भी एक कार्य पद्धति तय करेगी और यह उनके कार्य को आसान करेगी। अब आज की ये बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसको पसंद कीजिएगा, शेयर करिएगा और कोई सुझाव हो तो बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे और निश्चित तौर पर अन्य लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। आज की बात खत्म करने की इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद।